नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम 9 और 10 अक्टूबर के महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित संभावित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में 7 नए पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की गई है, की घोषणा की गई है। पीएम मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऐसे भी सीधे से आ सकता है कि पीएम मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि इस स्कीम के तहत कितने नए पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई है। रिसेंटली 7 न्यू पीएम मित्र पार्क हैज़ बीन अनाउंस्ड टू इस्टेब्लिश। पीएम मित्र इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? किस क्षेत्र से संबंधित है? शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग से, टेक्सटाइल उद्योग, कोयला उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग? देखिए, इसका सही आंसर क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये भारत सरकार ने बजट 2021 और 22 में इसकी व्यवस्था की। 2022, हाँ ठीक है, 2022 21-22 में इसकी घोषणा की थी, उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। देखिए, सेंटर अप्रूव सेटिंग अप 7 पीएम मित्र पार्क्स एट ₹4,445 करोड़ इन 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के अंदर 7 नए ऐसे पार्क बनाए जाएंगे जो कि क्या होंगे? मेगा टेक्सटाइल पार्क। मेगा टेक्सटाइल पार्क मतलब जिसका प्रोडक्शन का जो रेशियो होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। और इससे क्या होगा, जो है इतना बजट देने के बाद क्या होगा, और भी जो टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसको सहायता असिस्टेंस की ज़रूरत होगी वो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, किस तरह से? ताकि हम ग्लोबल टेक्सटाइल हब बन सके। समझ में? पूरे दुनिया में सूती वस्त्र उद्योग के लिए हम क्या जाने जाएं, इसलिए ये किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? स्कीम का नाम पीएम मित्र स्कीम। तो सीधा सीधे आएगा पीएम मित्र स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कॉटन इंडस्ट्री से है। ठीक है, और इसमें कितने मेगा पार्क इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं? 7 मेगा पार्क इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट का विमोचन किया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट का विमोचन किया? विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट? ये एक यूनिसेफ की रिपोर्ट है। किसकी है? यूनिसेफ की रिपोर्ट है। आपसे पूछा जा सकता है उसका भारत में विमोचन किसने किया? तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया, जिनका नाम है मनसुख मांडविया जी। क्या नाम है? मनसुख मांडविया जी। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो मनसुख मांडविया जी, जो कि गुजरात से सांसद हैं, इनको अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। एक और प्रश्न बन सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री इससे पहले कौन हुआ करते थे? तो इससे पहले हुआ करते थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उनके स्थान पर इन्हें बनाया गया। ठीक है, आइए इस न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। ठीक, हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज यूनिसेफ के वैश्विक प्रमुख प्रकाशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट को प्रकाशित किया। ठीक है, आज नई दिल्ली में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, ये इसका काम है। ठीक है, रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 की महामारी का जो प्रभाव है उसका विवरण दिया गया। मतलब समझ रहे हैं, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई? मान लो ये रिपोर्ट ही पूछ लिया गया है कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट ये किसके द्वारा लाई गई है? तो यूनिसेफ के द्वारा लाई गई है। अभी बताएंगे यूनिसेफ क्या है, पहले किसके द्वारा लाई गई? यूनिसेफ के द्वारा। काम क्या हुआ है इस रिपोर्ट में? क्या है, जो भी कोविड-19 से अफेक्टेड बच्चे हैं उन पर उनकी मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ा है, उसी पर ये चर्चा किया गया है। उसी को आगे बढ़ाता है ये रिपोर्ट। ठीक, यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशन, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रन। ठीक है, सीधे सीधे एक तरह का चिल्ड्रन फंड है। फंड का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कोई पैसा है, नहीं, ये संस्था का नाम है यूनिसेफ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ठीक है, काम क्या करती है? बच्चों के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या करती रहती है? प्रयास करती रहती है। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न है इससे, आपको 2 प्रश्न कमेंट करने होंगे। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपसे पूछा जाएगा। अभी हाल ही में बनाया गया है यूनिसेफ। पहले कभी सचिन तेंदुलकर हुआ करती थी, फिर दिया मिर्जा को बनाया गया था, अभी रिसेंटली किसे बनाया गया है? यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँ, यूनिसेफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2 चीज़ें आपको पता करनी है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। क्लियर है? यूनिसेफ, इसका काम क्या है? ये बच्चों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करता रहता है? काम करता रहता है पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस पे मतलब भुगतान कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर नामक प्लेटफॉर्म चालू किया है? रिसेंटली विच पेमेंट कंपनी हैज़ लॉन्च्ड
बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर मतलब खरीदा बहन पे बाद में करो, समझा। तो ये है मतलब अभी खरीद लो और पेमेंट बाद करना है, एक तरह से क्रेडिट कार्ड टाइप का स्कीम है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो ये पेमेंट सर्विस है, एक तरह से पेमेंट सर्विस, आपको कैश कैश करें, आपको क्रेडिट उपलब्ध करा दिया जाएगा, एक लिमिट होगी और उस लिमिट तक क्या कर सकते हो आप, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और पेमेंट बाद में करना होगा। तो फिर फ़ोन पे का स्कीम है या पेटीएम का है या गूगल पे का या भारत पे का, तो सही आंसर क्या है इसका, आंसर डी, भारत पे ने ये स्कीम लॉन्च की है कि बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये देखिए गोलगप्पा ऑन ईएमआईज एज वेल एज आईफोन, मतलब ये टैग है कि गोलगप्पा भी आप ले सकते हो और आईफोन भी ले सकते हो, ठीक है। भारत पे लॉन्चेस बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त क्रेडिट सीमा होगा, ब्याज मुक्त मतलब समझ रहे हो, इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, 10 लाख रुपए तक का, और ये क्रेडिट सीमा होगी, ठीक है। साथ ऑनलाइन के साथ ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी सुविधा होगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि आप जो है फ्लिपकार्ट है या अमेज़ोन है या ईबे, जो भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं इस भारत पे का पेमेंट ऑप्शन के आने के बाद। ऐसा नहीं किसी को राह चलते ये 10 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे बस मिलने वाला है, चलो अपने अपने जो भी मामला है वहाँ पे गिफ्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, ये क्रेडिट रेटिंग हिस्ट्री देखी जाएगी और 10 लाख रुपए तक का है, मतलब 0 से 10 लाख रुपए तक की लिमिट हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है, विच बॉडी रिव्यूज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, लेकिन ऐसे बहुत पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूज़ भी आई है, इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ। तो इसकी समीक्षा कौन करता है बच्चा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करता है, आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक होता है। और न्यूज़ देखते हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव, रेपो रेट 4% पर स्थिर है, ठीक है। तो ये है प्रश्न बनेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कौन लेकर आता है, तो कौन लेकर आता है, आरबीआई ले आता है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनकी फोटो है। और पूरी समझते हैं पहले मौद्रिक नीति है क्या, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं, लाओ समझाते हैं मौद्रिक नीति क्या है, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, एमपी लिख दें कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे भी ज़्यादातर लोग एमपी के हो, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी इसका काम, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा मतलब कैश, कैश का मतलब नगद, ठीक है। जो भी कैश फ्लो है, क्या क्या बच्चा, कैश फ्लो कहाँ कहाँ है, कैश फ्लो नदियों में है नहीं, कहाँ, कैश फ्लो इन मार्केट, कैश फ्लो हमेशा कहाँ होता है बच्चा, मार्केट। तो मार्केट में जो कैश फ्लो है उसको कैसे कंट्रोल करें, क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आए, सीधे सीधे नकद की मात्रा को नियंत्रित करने की जो नीति होती है आरबीआई की, उसे क्या बोला जाता है, मौद्रिक नीति। अब प्रश्न ये उठता है कैश फ्लो को कंट्रोल क्यों करना भाई, बहने दो बहरा नहीं, कैश फ्लो को कंट्रोल इसलिए करना है ताकि दो चीज़ें हो सके, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई ना हो सके और इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा नीचे न जा सके, महंगाई बहुत ऊपर ना चले जाए, इतना महंगा चीज़ ना मिल जाए कि आदमी खरीद ना पाए, और इतने सस्ता भी ना हो जाए जिससे उद्योगपति यानी मैन्युफैक्चरर निर्माताओं को नुकसान हो। ये दोनों कंडीशन को रोकना है कैसे, कैश फ्लो को कंट्रोल करके। अब ये कैसे किया जाता है, आरबीआई के पास इसको लेकर दो टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ये सब कभी हम तुम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे संडे उंडे के दिन, जब जिस दिन मैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहेगी उस दिन मैं बता दूंगा। अभी के लिए इतना समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है, ये आरबीआई लेकर आती है, और हर 2 महीने, ध्यान दीजिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कितने महीने बाद इसकी समीक्षा होती है, प्रत्येक 2 महीने यानी बाई मंथली इसका रिव्यू किया जाता है। कौन करता है, आरबीआई करती है। क्यों करती है, ताकि कैश फ्लो को क्या किया जा सके, मार्केट में कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि महंगाई और रिसेशन यानी कि मंदी की स्थिति ना उत्पन्न हो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ऐसे नहीं करती आरबीआई, आरबीआई के पास एक टीम होती है, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, एग्जाम में पूछा जाता है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति आयोग, क्या मौद्रिक नीति आयोग, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन में कितने मेंबर होते थे, 6 मेंबर होते हैं। ये सब एक्सपर्ट लोग होते हैं, ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी को यहाँ पे डाल दिया जाता है, सब फाइनेंशियल मामलों के एक्सपर्ट होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, रिपोर्ट नहीं, सुझाव देते हैं, रिकमेंड करते हैं आरबीआई कि भैया ऐसा है, मार्केट की कंडीशन ऐसी है, इस समय आपकी मौद्रिक नीति इस तरह होनी चाहिए और इस तरह की मौद्रिक नीति ये इस तरह होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो मौद्रिक नीति पर सुझाव कौन देता है आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन करती है। ये एग्जाम में पूछ लेता है, और इसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 होते हैं, ठीक।
समझ में आया। दूसरी बात क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में आदमी रिजर्व बैंक करता है क्या, इसमें बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, जैसे कि पॉलिसी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, इन सब के रेट को क्या करता है, रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के अनुसार मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी कर देता है। बढ़ोतरी कब करता है उसके लिए भी सर्टेन क्राइटेरिया है, घटोतरी कब करता है उसके लिए भी सर्टेन क्राइटेरिया है। लेकिन बेटा अगर मैं उसको पढ़ाने लगूंगा मॉनेटरी पॉलिसी, वो कम से कम 30 मिनट ले लेगा आपको, तब समझ में आएगा। और इतना समय तो तुम दे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें डेटा बचाना होता है का पिक्चर देखने के लिए, वेब सीरीज़ देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। इसीलिए भैया हम इतना नहीं बताएंगे। हाँ, वादा करते हैं किसी दिन संडे को, जिस दिन न्यूज़ कम रहेगी, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए। एग्जाम में क्या बन सकता है कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के घोषित किए हुए मौद्रिक नीति के अनुसार SLR की रेट कितनी है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो की रेट कितनी है, 18%, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो ये कितना है, 4%, बैंक रेट कितना है, 4.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ध्यान दीजिए ये सब है इंग्लिश में ही याद रखिएगा, हिंदी में याद करोगे ना मार्जिनल सीमांत स्थायी सुविधा दर ना मर जाओगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%, और रेपो रेट कितना है, 4%। ये रट लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लेकिन रटोगे कब, जब आपको इसका मतलब पता होगा। तो मतलब के लिए वेट करिए, मैं आपको समझा दूंगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं बच्चा, इतना बात कर लिए तो इसके बारे में भी बात कर ले, इतना खर्चा हो गया तो ये RBI के लिए भी बात कर ले। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चा, 1935 में, बहुत बार पूछा गया है। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन जब 1935 में RBI की स्थापना हुई थी तब ये कोलकाता में हुआ करता था, बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया था। अंग्रेजों ने जब इस्टेब्लिश किया था तो इसके संबंध में एक एक्ट पारित किया था, RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। कब आया था 1934 में आया था, ठीक है। तब चूंकि ब्रिटिशों ने इसे लेकर आया था तो ये ब्रिटिश संस्था हुई, लेकिन देश जब आज़ाद हो गया तो RBI का क्या करना पड़ा, टेक ओवर करना पड़ा, अधिग्रहण करना पड़ा, और इस प्रोसेस को कहा गया नेशनलाइजेशन ऑफ RBI, यानी RBI का राष्ट्रीयकरण। तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 में हुआ है। पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा, 1949 में हुआ। इसके पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर पूछा जाएगा तो कौन थे, CD देशमुख। कौन थे, CD देशमुख। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और MPC में कितने मेंबर होते हैं, 6, याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना समझ डालना तो लाइव जिंगा लाला, एग्जाम भी जिंगा लाला। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक किसने लिखा है, अभी प्रेजेंटली ये बुक लॉन्च हुई है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इकोनॉमिस्ट गांधी। ज़्यादातर लोग गांधी जी को राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति मानते हैं, लेकिन ये जो ऑथर है वो उनका एक और पक्ष उजागर करते हैं, इकोनॉमिस्ट गांधी, कि कैसे वो अर्थशास्त्र के भी ज्ञानी थे, ठीक है। तो जय तीरथ राव जी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे भी गांधी के ऊपर जितनी भी पुस्तक लिखी जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, गांधी जी ने भी पुस्तकें लिखी थी क्या, हाँ, अभी 2 अक्टूबर को मनाया गया इनका जो डेट ऑफ बर्थ, हाँ पता ही है, जन्म ही हुए थे, अवतार नहीं लिए थे, इनका भी जन्म हुआ था, मानव थे, महामानव थे। तो गांधी जी के द्वारा पुस्तकें जो लिखी गई वो हैं नवजीवन। कौन है, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज। देख रहे हो, ये सब इनकी पुस्तकें हैं जो पूछा जाता है एग्जाम, एकदम बढ़िया से चारों पुस्तक रट डालो, ठीक है। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, ये सारे पूछे जाते हैं, गांधी जी की पुस्तकें हैं, ठीक है। और गांधी जी के ऊपर पुस्तक जो इकोनॉमिस्ट गांधी है वो जय तीरथ राव ने लिखा है, ठीक। 6वां और 7वां क्वेश्चन नोट करके देख लो, निश्चित तौर पर आएगा, पक्का गारंटी ले लेते हैं। हाँ, हो सकता है आपके सेट में ना आए, लेकिन किसी और सेट में आएगा जरूर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश ने टॉप रैंक हासिल किया। एक चीज़ बता दें, पिछले कई सालों से इक्का देश टॉप कर रहा है, उसका नाम है जापान। इंडेक्स क्या है बताते हैं। जापान के साथ साथ अब की बार एक और देश टॉप कर चुका है, ठीक है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड और जापान मिलकर टॉप किए हैं। अच्छा, एक और रिलेटेड इससे क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। पिछले साल 84 रैंकिंग थी, आपकी 6 स्थान घट गया। भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है, इसलिए 90 पे हम पहुंच गए, मतलब पुअर हुई है परफॉर्मेंस। पहले ये इंडेक्स समझ लेते हैं बच्चा है क्या। भारत की रैंकिंग 90, हाईएस्ट रैंकिंग किसको मिला है, जापान को मिला है, ठीक है। किसको मिला है, जापान को मिला है। कहाँ गया इंग्लिश वाला, हाँ पहले इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है।
सॉरी, जापान और सिंगापुर टॉप किए हैं। मैंने स्विट्जरलैंड बोल दिया, उसको डिलीट कर दीजिएगा। जापान और सिंगापुर ने टॉप किया। और सबसे लोएस्ट पोजीशन पे कौन है, लोएस्ट बॉटम पे कौन है, अफगानिस्तान है। मालूम है क्यों? क्योंकि वहाँ पे तालिबानियों का शासन आ गया है। तो पहले ये पासपोर्ट रैंकिंग होती क्या है, देखिए। हेलने क्या है, हेनले क्या है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, पूरी दुनिया में पासपोर्ट किसका किसका स्वीकार होता है आसानी से, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, जिसमें सुविधाजनक चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो उसी के आधार पर किसी भी देश के पासपोर्ट की जो औकात या हैसियत होती है, उसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। जैसे जापान की बात करें, जापान हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि जापान को बहुत ज़्यादा देश वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब आपको अलग से जो है वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं। जब आप किसी देश में विजिट करोगे तो वहाँ जाते ही आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। तो जिसको जितना ज़्यादा वीज़ा ऑन अराइवल्स मिलता है, उसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है, कि मतलब वो देश ज़्यादा बेहतर है इस स्थिति में। तो भारत को केवल 58 देश, कितने, केवल 58 देश वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। जापान को जबकि बहुत ज़्यादा देश देते हैं। और अब जब से आ गया है तालिबान अफगानिस्तान में, तो को देश नहीं देंगे उनको वीज़ा ऑन अराइवल्स। तो यही है, वीज़ा ऑन अराइवल्स अगर जो मिल जाता है, या ट्रैवल वीज़ा फ्री, देख रहे हो, या ट्रैवल वीज़ा फ्री मिलने लगता है जितना ज़्यादा, तो उसी को बोला जाता है कि उसकी पासपोर्ट रैंकिंग बेहतर है। तो जापान इस मामले में, सिंगापुर इस मामले में टॉप पर है, भारत 90वें नंबर पर है, और लास्ट नंबर बॉटम पर कौन है, अफगानिस्तान है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये थे आज के 7 क्वेश्चन, होपफुली समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे टेलीग्राम करिएगा, ठीक। PDF हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, हम क्लास में आएंगे बदला लेंगे, समझ लो ना, कि जो है आप लोग देखना बंद कर दिए हो। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ जिसको, वो तो देख ही रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल।